नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर जहां आपको हमेशा सच और सही जानकारी देखने को मिलती है। आज ईपीएफओ की फाइलों से जुड़ी वो जमीनी हकीकत सामने आ चुकी है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। जिस सच को मुख्य धारा के मीडिया ने विज्ञापनों और दबाव के चलते दबा दिया था, आज आपका साथी उसी पूरी सच्चाई का आपके सामने विस्तार से विश्लेषण करने जा रहा है। लेकिन सच कहें दोस्तों, कभी कभी बहुत दुख होता है। दिन रात आपके बुढ़ापे के हक और सम्मान के लिए इस व्यवस्था के सामने आवाज उठाने के बावजूद पता नहीं क्यों आप चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच कर जाते हैं। न आप वीडियो को लाइक करते हैं और न ही कमेंट बॉक्स में यह बताते हैं कि आप देश के किस हिस्से या किस जिले से हमारी यह रिपोर्ट देख रहे हैं। खैर, आपकी अपनी इच्छा है। शायद सच बोलने वालों का महत्व आज लोग आसानी से नहीं समझते। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप साथ दें या न दें, यह साथी आपके अधिकारों की लड़ाई से कभी पीछे हटने वाला नहीं है। वीडियो की मुख्य चर्चा शुरू करने से पहले व्यवस्था और सिस्टम की जमीनी हकीकत को भी देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय से जुड़े 1600 करोड़ के कोयले के गायब होने के मामले हों, शिक्षा विभाग में नीट परीक्षा के पर्चे लीक होने की बात हो या चुनाव आयोग से जुड़े ईवीएम के मुद्दे हों। इसके अलावा कई जगहों पर चंदे के पैसों में हेरफेर की खबरें हों या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के माइलेज पर असर की समस्या हो, और इन सभी बड़े मुद्दों के बीच शीर्ष नेतृत्व की गैर मौजूदगी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आम जनता सोच में पड़ जाती है कि क्या नीतियां सही दिशा में काम कर रही हैं। चाहे समाज में जाति और धर्म के आधार पर बंटवारे की बात हो, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का फैसला हो, मणिपुर की स्थिति पर लंबे समय तक नियंत्रण न हो पाना हो, या विवादित कंपनियों से चंदा लेने के मामले हो, पुलवामा की दुखद घटना में 40 वीर जवानों की शहादत हो, 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के बंद होने का मुद्दा हो, किसानों के विरोध में आए 3 कृषि कानून हो, युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने वाली अग्निवीर जैसी योजनाएं हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई के कथित दुरुपयोग के आरोप हों, पहलगाम के आतंकी हमले में लोगों की जान जाने की बात हो, या अंतर्राष्ट्रीय फाइलों में सामने आए विवादित नाम हो। इन सभी मुद्दों को देखकर आम नागरिक समझ सकता है कि व्यवस्था किस तरह काम कर रही है, जिन पर देश के विकास की जिम्मेदारी थी। जब उनके फैसलों पर ऐसे सवाल उठते हैं तो जनता का चिंतित होना स्वाभाविक है। इन सभी परिस्थितियों पर आपकी क्या राय है? चलिए बिना एक पल गंवाए आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। अब देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू होने को लेकर चर्चाएं बेहद तेज हो गई हैं। यह बात केवल हवा हवाई नहीं कही जा रही है। इसके पीछे कुछ ठोस और जरूरी तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें जानकर आप समझ पाएंगे कि ईपीएफओ प्रशासन के भीतर क्या प्रक्रिया चल रही है। ईपीएफओ के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली और उनके बयानों के पीछे की असली वजह आपको इस रिपोर्ट में पूरी तरह समझ आ जाएगी, क्योंकि वित्त मंत्रालय यानी नॉर्थ ब्लॉक के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से जो ताजा अंदरूनी जानकारी सामने आई है, वह पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिस फाइल को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया अटकी हुई थी, वित्त मंत्रालय की बजट समीक्षा से जुड़ी समिति में उस न्यूनतम पेंशन संशोधन के प्रस्ताव पर अनौपचारिक रूप से चर्चा और सहमति की बातें सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार पेंशन फंड में बजट के आवंटन से जुड़ी जो सबसे बड़ी अड़चन थी, उसके समाधान पर विचार किया गया है। लेकिन रुकिए, इस चर्चा के बीच एक ऐसा कागजी पेंच भी मौजूद है जिसके प्रति यदि आप सतर्क नहीं रहे तो यह राहत अधूरी रह सकती है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय से आई इन सकारात्मक चर्चाओं के साथ साथ ईपीएफओ के स्तर पर तय की जाने वाली जटिल कागजी शर्तें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां फंड की व्यवस्था की राह आसान होने की बात है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसी शर्तें लगाने की तैयारी है जो बुजुर्ग पेंशनरों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। यह मांग रखी जा रही है कि 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाए जिनके पास 20-25 साल पुराने सभी कागजात और ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म मौजूद हो। आप खुद विचार कीजिए कि जो फैक्ट्रियां और कंपनियां दशकों पहले बंद हो चुकी हैं, जिनके मालिक अब नहीं रहे, उनके पुराने दस्तावेज एक 75 साल का बुजुर्ग पेंशनर कहां से लेकर आएगा? क्या यह वास्तव में पेंशन देने की सही नीति है या बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर कटवाकर थका देने वाली व्यवस्था है? लेकिन अब पेंशन धारकों और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब केवल कागजी बहानों से बात नहीं बनेगी। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राज्यों के क्षेत्रीय ईपीएफओ दफ्तरों तक स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है कि अब तुरंत ठोस फैसला होना चाहिए। यदि सरकार और ईपीएफओ ने बिना किसी जटिल कागजी शर्त के 7,500 रुपए प्लस डीए का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो देश भर के पेंशन भोगी ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों पर ताला लगाने तक के लिए तैयार है। वित्त मंत्रालय से जुड़ी चर्चाओं के बाद अब श्रम मंत्रालय के स्तर से भी एक महत्वपूर्ण समीक्षा रिपोर्ट की बातें सामने आई हैं, जिसने प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की आंतरिक उपसमिति ने न्यूनतम पेंशन में सुधार के प्रस्ताव पर एक विस्तृत समीक्षा तैयार की है। इस रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई है कि साल 1995 से लागू पुरानी पेंशन गणना प्रणाली आज के समय में बिल्कुल व्यावहारिक नहीं रह गई है। वर्तमान की भारी महंगाई के दौर में केवल 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की पेंशन देना वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय है।
लेकिन असली रुकावट तब आती है जब कुछ प्रशासनिक अधिकारी इस प्रस्ताव पर यह कहकर आपत्ति जताते हैं कि यदि 78 लाख पेंशन भोगियों को 7,500 रुपए प्लस डीए दिया गया तो पेंशन फंड पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा। लेकिन जब वित्त मंत्रालय के स्तर से बजटीय मदद देने के संकेत मिल रहे हैं तो फिर अधिकारियों के पास इस मामले को टालने का कोई उचित आधार नहीं बचता। अब जरा ईपीएफओ के उस वित्तीय गणित को भी समझ लेते हैं जिसे लेकर लगातार बहस चल रही है। ईपीएफओ अक्सर फंड की कमी की बात करता है, लेकिन आंकड़े कुछ अलग स्थिति बयां करते हैं। वर्तमान में ईपीएफओ के पास लगभग 20 लाख करोड़ से भी अधिक का एक विशाल कॉर्पस फंड मौजूद है। इस भारी भरकम राशि को बाजार, सरकारी सिक्योरिटीज और ईटीएफ में निवेश करके हर साल बड़े पैमाने पर रिटर्न और मुनाफा कमाया जाता है। अब मूल प्रश्न यह है कि जब कर्मचारियों और पेंशनरों की गाड़ी कमाई के पैसे को बाजार में लगाकर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है तो उस मुनाफे का सीधा लाभ इन बुजुर्गों को क्यों नहीं मिल पा रहा। जब पेंशन फंड का सालाना रिटर्न इतना मजबूत है तो 78 लाख बुजुर्गों को 7,500 रुपए प्लस डीए देने पर फंड के घाटे का तर्क कैसे दिया जा सकता है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जानकारों द्वारा तैयार वित्तीय विश्लेषण भी यह स्पष्ट करता है कि ईपीएफओ के अपने संसाधनों और उचित बजटीय सहयोग से इस बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी परेशानी उन पेंशन भोगियों के सामने आ रही है जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। ईपीएफओ प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिनसे 80 से 85 साल के बुजुर्ग कागजात जुटाने में ही परेशान हो जाएं। उनसे 25 से 30 साल पुराने सर्विस रिकॉर्ड, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म और बंद पड़ी कंपनियों के पुराने अटेंडेंस रजिस्टर मांगे जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जिन मिलों और कंपनियों पर सालों पहले ताला लग चुका है उनके दस्तावेज आज ये बुजुर्ग कहां से लाकर देंगे। यह सीधे सीधे पेंशन देने की प्रक्रिया को टालने जैसा रवैया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा था कि केवल तकनीकी कमियों की वजह से किसी भी व्यक्ति का वैधानिक अधिकार नहीं छीना जा सकता। इसके बावजूद क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदनों को खारिज करने की खबरें लगातार आ रही हैं। इसी मनमानी के खिलाफ लीगल टीम अब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाने की तैयारी में है ताकि संबंधित अधिकारियों को अदालत में पेश होकर जवाब देना पड़े। इस समय देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों से जो जानकारियां मिल रही हैं वे प्रशासनिक महकमे की चिंता बढ़ाने वाली हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और नागपुर, गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा तथा उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों से लाखों पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो रहे हैं। स्थानीय ईपीएफओ कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पेंशनरों का साफ कहना है कि अब सिर्फ मौखिक आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है। जब तक केंद्र से औपचारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक यह विरोध जारी रहेगा। पुलिस और प्रशासन द्वारा जगह जगह बैरिकेड लगाकर रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे इन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के हौसले के सामने सभी रुकावटें कमजोर पड़ रही हैं। यह असंतोष अब एक व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब केवल पत्राचार और ज्ञापन देने का दौर पीछे छूट रहा है। कमांडर अशोक रावत जी और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में जंतर मंतर पर एकत्रित हो रहे पेंशनरों की एक ही स्पष्ट मांग है कि मौके पर ही अंतिम फैसला किया जाए। रणनीति पूरी तरह तय है कि अब बंद कमरों में सिर्फ बैठकों से समाधान नहीं निकलेगा। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के शीर्ष अधिकारियों को खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी और लिखित आदेश देना होगा। यदि त्वरित समाधान नहीं निकला तो राजधानी को चारों तरफ से घेरने की चेतावनी दी गई है। देश का वरिष्ठ पेंशन भोगी अब यह संकल्प ले चुका है कि वह अपने हक का फैसला करवाकर ही शांत बैठेगा।